किया गया, जिसमें मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, सीरोलॉजिकल हैं, बॉडी सिक्रीशंस हैं और जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर्स हैं। तो अब देखते हैं हम कि फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स कौन कौन से हैं और इनको कैसे स्टडी किया जा सकता है या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखें फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स में पहला पॉइंट, तो ये ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि मतलब जिनको आप समझ लें कि स्टडी करना या जिनके बारे में बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स होते हैं वो उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है। क्योंकि फिजियोलॉजी आपको पता है, आप पढ़ते आए हैं कि जिसमें आप स्टडी को कर रहे होते हैं, फंक्शनल स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब बॉडी के फंक्शंस हैं या जो भी इस तरह की स्टडी है। तो फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स में आप फंक्शनल स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे वो किसी बॉडी की हो। तो इट मीन्स इसके लिए आपको जो है वो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा जो जिंदा हो, क्योंकि जिंदा की ही आप फंक्शनल स्टडी करेंगे ना, बॉडी ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट्स की या सेल की। अब बेजान के तो सेल की फंक्शनल स्टडी नहीं आप देख सकते, मतलब कि उसकी, अब फॉर एग्जांपल एक जिंदा सेल होगा तो आप उसमें चेक करेंगे ना कि उसके अंदर मटेरियल्स की कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही, सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। अगर वो मुर्दा होगा तो उसमें तो आप स्टडी ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स हैं इनको स्टडी करना क्यों डिफ़िकल्ट है, इसका क्या एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसके लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर इसके लिए जो चाहिए होगा आपको वो क्या हो, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल होगा, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होगा, तो आप आसानी के साथ जो है उसकी जनरेशन्स को स्टडी कर पाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो है वो जेनेटिक्स को स्टडी करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट लाइफ साइकिल आपको चाहिए। इसी तरह से उसका बॉडी साइज़ भी स्मॉल होना ज़रूरी है कि वो किसी छोटी सी जगह में आ सके। उसकी जनरेशन्स को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला को एक आइडियल ऑर्गेनिज्म लिया जाता है ना, तो वो ड्रोसोफिला भी इसमें आ सकता है, मतलब जिसको आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट उसका स्मॉल साइज़ होगा तो इजीली आप उसको किसी जगह में रख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप लेबॉर्ट्री जब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हों तो वो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो कि वहाँ पे आसानी से जो है वो रह सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करता हो। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें होना ज़रूरी है, दूसरा कि जो ऑर्गेनिज्म हो उसके कुछ फीचर्स ये वाले आपको बताए गए हैं कि वो ये वाले होने चाहिए, यानी आइडियल ऑर्गेनिज्म के लिए। अब फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स में स्टूडेंट्स कई तरह के करैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ जो हैं वो करैक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ग्रोथ रेट है या एग हैचिंग पीरियड्स है मॉस्किटो का, या ग्रोथ रेट या टेम्परेचर वेरिएशंस जो है फ्रॉग्स की जो पाई जाती हैं, तो वो आपको पता है कि हर फ्रॉग की जो स्पीशी होती है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर जो होता है वो अपना ब्रीडिंग कर रही होती है। मतलब गर्मियों के सीज़न में ब्रीडिंग होती है, मानसून का जो पीरियड आता है, तो उसमें भी वेरिएशन आती है स्पीशी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि एक जीनस राना है तो उसके अंदर जो स्पीशी फ्रॉग्स की पाई जाती हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इवन उनके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो वेरी कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है ना, ये जितने भी एनिमल्स हैं इसके अंदर आते जो होते हैं फ्रॉग या टोड्स वगैरह, तो ये क्या होते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जितना एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही इनकी ग्रोथ रेट क्या होती है, ज़्यादा होता है। अब इसमें जो पहली सब टाइप है जो अभी आपने देखा फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स में, वो है स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक फैक्टर्स। तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि जो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में क्या होगा कि विद इन द सेल जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको स्टडी करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट खास तौर पर मेटाबॉलिक फैक्टर्स को लेते हुए क्या करते हैं, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, बैक्टीरिया की आप एफएससी में क्लासिफिकेशन पढ़ा करते थे कि कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एनएरोबिक होते हैं, कुछ माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, मतलब वो एरोबिक में भी रह सकते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर्स में, यानी आप मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें अब एंजाइम्स जो हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक करैक्टर माने जाते हैं। आपको पता है कि एंजाइम एक्टिविटी वेरी करती हैं ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के हिसाब से, और एंजाइम्स की एक्टिविटी पे आपको याद है ना, बहुत सारे फैक्टर्स आप पढ़ा करते थे कि टेम्परेचर है, पीएच है, बहुत सारी चीज़ें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या एंजाइम कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह जो हैं, ये सारे फैक्टर्स अमल कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे क्या होता है, एंजाइम्स अपना अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिनको हम खामरे कह रहे होते हैं उर्दू में।
तो अब सेल केमिस्ट्री भी इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर मेटाबॉलिक फैक्टर्स में। आपको पता है ना कि आप अभी रिसेंटली एक कोर्स में से आपने पढ़ा है कि सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, तो उसमें आपने देखा था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, याद है किसी को या भूल गए हैं वो? आपको एग्जाम्स में भी आई थी वो, जिसमें आपने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आपने देखा था कि वो स्टेन्स जो एब्जॉर्ब कर रहे होते थे अपने अंदर, सेल वॉल के अंदर जो जज़ब कर लेते थे, जिसमें आपने देखा था कि एक सैफरानीन थी, दूसरी क्रिस्टल वायलेट स्टेन थी, ऐसे ही है ना? तो वो उन जी स्टेन्स सर। को जो भी अब्जॉर्ब करता था उसके अकॉर्डिंगली वो फिर दो तरह की उनमें आ जाते हैं। इट मींस कि अब जो सेल वॉल है वो कितना स्टेन को एब्जॉर्ब करती है, किस तरह उसके साथ रिएक्शन कर रही होती थी, और किस तरह अपने अंदर उसको रख लेती थी और वो ड्राई हो जाती थी, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी उसके प्रिंसिपल में, तो वो बताने की अब इतनी नीड नहीं है। तो यानी इसके हिसाब से भी आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह का हो रहा है, या उसके अंदर सेल वॉल जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है, सेल केमिस्ट्री किस तरह की है उसकी। क्योंकि आपको पता है सेल केमिस्ट्री वेरी करती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने टिकोइक एसिड पढ़ा है, आपने उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा है, थिक होता है या थिन होता है बैक्टीरिया में, तो इस तरह से वो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इसी तरह से अब ग्रोथ पैटर्न्स या कलरेशन जो एनिमल्स के अंदर आ रही होती है स्टैंडर्डाइज मीडिया के ऊपर, उसके मुताबिक भी आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं हायर प्लांट्स एनिमल्स वगैरह को जो होता है वो अक्सर ही यूज़ करते हैं उनके लिए ये वाले कैरेक्टर्स को। अदरवाइज क्या होता है कि जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जा रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल ग्रोथ रेट लेना होता है कि दो मुख्तलिफ स्पीशी का ग्रोथ रेट आप लेना चाह रहे हैं, इसी के अलावा आप अगर डेवलपमेंटल फिनोमिना को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि उनकी ग्रोथ पैटर्न चूंकि वेरी करता है या उनके अंदर डेवलपमेंटल पैटर्न जो होता है वो वेरी करता है, तो उसकी बुनियाद पे भी आप क्या कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक करैक्टर है। अब सेकंड जो इसके अंदर टेक्सोनोमिक करैक्टर आता है फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स में, वो है सीरोलॉजिकल प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस। तो आपको पता है कि अब सीरोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ सीरम है, ठीक है ना, कि जो एंटीजन या एंटीबॉडीज का जो रिएक्शन हम करवाते हैं। आपको पता है कि सीरम क्या होता है कि ऐसा ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया गया हो, यानी ऐसा खून का प्लाज्मा जिसमें से ब्लड सेल्स तो निकाले ही हुए हैं। आपको पता प्लाज्मा होता ही ये वाला कंपोनेंट है ना, जो लिक्विड पोर्शन होता है हमारे खून का, तो उसमें से भी अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आप रिमूव कर देते हैं, जो बाकी बचता है वो क्या होता है, सीरम होता है। तो अब सीरम आपको पता है कि उसको हम यूज कर रहे होते हैं। सीरम के अंदर आपको पता है एंटी सीरा हम ले लेते हैं, जिसमें यानी एंटीबॉडीज भी पाए, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कह रहे हो, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी में आपने ये पढ़ा होगा, यानी कुव्वत मुदाफियत वाला एक चैप्टर आपका हुआ करता था, लास्ट चैप्टर एफएससी में पार्ट 1 में, तो उसमें आप एंटीजन एंटीबॉडीज के रिएक्शन पढ़ा करते थे, सबसे आखिरी टॉपिक्स भी यही वाले इसमें होते थे। तो अब इसमें देखें कि एंटीजन जो है कोई भी ऐसा फॉरेन या कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बॉडी में बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम एंटीजन का नाम दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक डेफिनेशन देख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि ये ब्लड सीरम से आप हासिल कब कर सकते हैं, जो कि इम्यूनाइज्ड एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई भी एंटीजन आया था, उसके नतीजे में उन्होंने एंटीबॉडीज अपने अंदर बना ली हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुल्स भी कह रहे होते हैं। और एंटीबॉडीज का भी आप स्ट्रक्चर्स देखते आए हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देखें तो एंटीबॉडीज के अंदर आप देखा करते थे कि इसके अंदर एक लाइट चेन होती है, हैवी चेन होती है, और यहाँ पे ये देखें एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे आके इस एंटीजन ने जुड़ना होता है इस एंटीबॉडी के साथ, यानी लाइट चेन है, हैवी चेन है इसके अंदर। और यहाँ पे ये इसके अंदर जो होता है, यानी वेरिएबल आर्म इसके होते हैं ना। तो ये मुख्तलिफ तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स आपको ये वाली एफएससी में आपको दिखाई गई होती थी डायग्राम, ठीक है। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर ये वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं, यानी ये जो है वेरी कर सकते हैं आर्म्स, एक कांस्टेंट होते हैं, एक वेरिएबल आर्म्स होते हैं। तो इस तरह से ये हर एंटीजन जो होती है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जुड़ सकती है, यानी उसके स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो कि बहुत डिटेल्ड है, यानी कि एक अलग से एक ये टॉपिक बनता है पूरे का पूरा, जिसमें आप देखें तो ये पूरी एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको ये उसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, लाइट चेन है, हैवी चेन है, फिर उसके भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स हैं, VH है, VL है, और ये सब के नेम है हर एक तरीका का। तो सिंपली क्या है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये किसके साथ रिएक्शन करती हैं, एंटीजेंस के साथ, और एंटीजेंस के नतीजे में ही एंटीबॉडी बॉडी हमारी बना रही होती है। और 5 तरह की जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुल्स कह रहे होते हैं, ADEGM, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुल्स 5 तरह की होती हैं, यानी एंटीबॉडीज ADEG और M।
तो हर एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और स्पेसिफिक उसका तरीका कार है बनने का। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं इनको आप ब्लड सीरम से भी हासिल कर सकते हैं, जो कि इम्यूनाइज्ड एनिमल्स होते हैं, उनके सीरम ग्लोबुलिन से आप पैदा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप उनका एंटीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आप देखते हैं, तो इसको सीरोलॉजिकल रिएक्शंस कहा जाता है। मतलब आप सीरम लेके किसी भी एनिमल का, तो उसके साथ स्पेसिफिक एंटीजन्स को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एक खास किस्म का प्रेसिपिटिन बनता है, एक रसूख बन जाता है वहाँ पे फौरी तौर पे। तो उसको आप प्रेसिपिटिन रिएक्शन की बुनियाद पे आप क्या करते हैं, आप एनिमल्स को भी इवन क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अब अगली आप यहाँ पे देखें तो पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, तो ये देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव स्पेसिफिटी आप एक टर्म पढ़ रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि आप इसके इसकी अब डिटेल बताई गई है कि ये असूल क्या है क्वांटिटेटिव स्पेसिफिसिटी का। वो ये कहता है कि अ गिवन काइंड ऑफ एंटीबॉडी विल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली under comparable conditions with the particular kind of antigen used in its formation than with any other substance। यानी खास किस्म की जो एंटीबॉडी होगी वो क्या करेगी, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी एक खास कंडीशंस में। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि हर एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी है। यानी जो एंटीजन है ना, कि आपको भी मैंने अब दिखाया था कि एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, कि वहां पे उनके वेरिएबल आर्म्स जो आर्म्स उसके होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एंटीजन होते हैं वो बाइंड करते हैं। जैसे लॉक एंड की मॉडल में आप देखते हैं ना कि खास की लॉक को ओपन करती है, तो ऐसी खास एंटीजन ही खास एंटीबॉडी के साथ जुड़ सकती है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ज्यादा अच्छा रिएक्शन कब होगा, जब एक खास किस्म की एंटीबॉडी जो है वो खास किस्म के एंटीजन के साथ जब उसका रिएक्शन करवाया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर किसी और सब्सटेंस से आप रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगी, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा अगर वो दोनों मैच कर रही होंगी एक दूसरे के साथ। जैसे अब यहाँ पे एक आप टेबल नीचे देख रहे हैं कि इसमें कंपैरिजन बताया गया सीरोलॉजिकल रिएक्शंस का, तो मतलब मुख्तलिफ सीरम्स लिए गए एनिमल्स के। सीरम अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसा, यानी कि जो है वो ब्लड का यानी कि जो है वो लिक्विड पार्ट जिसमें से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल दिया गया हो। जैसे आपको पता है ना बेशुमार ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं आपके ब्लड में, तकरीबन 13 के करीब साइंटिस्ट कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर फैक्टर्स पाए जाते हैं जो खून को जमाते हैं, जिनमें थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, विटामिन के है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनको अगर रिमूव कर दें प्रोटीन्स को, तो क्या बाकी बचता है सीरम। तो ये आप एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का क्रस्टेशियंस का एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि उसमें ये सारा एक टेबल दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि होमोलोगस एरिया जो होते हैं वो 100% तो था, और टेक्सोनोमी में इसको यूज किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब वो क्लासीफाई कर रहा था। तो इसके अंदर अब देखें कि खास किस्म का एक विजिबल प्रेसिपिटेट बन रहा होता है जब भी आप एक एंटीजन को खास किस्म के एंटी सीरम से मिलाते हैं। एंटी सीरम मीन्स कि ऐसा ब्लड सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हों। ठीक है ना, उसको एंटी सीरा कहा जाता है। द ब्लड सीरम विद एंटीबॉडीज इज टर्म्ड एज एंटी सीरा। यानी एंटीबॉडीज को सिंपली आप कह लें कि जब एंटीजन के साथ आप उनका रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे फौरी तौर पे एक रसूख बन जाएगा जब जूं ही आपस में जुड़ेंगे। तो इसको हम प्रेसिपिटिन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये प्रेसिपिटिन टेस्ट जो था इसको फिर बहुत सारा जो एनिमल्स की जो टेक्सोनोमी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी वहां पे यूज किया गया। और इसमें फिर नुटाल ने 1901 में एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था कि the relative intensities of precipitin reactions paralleled the systematics positions of species whose antigens were tested। यानी इसमें उसने बताया है कि जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी प्रेसिपिटिन रिएक्शन की, यानी एंटीजन जब एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन करेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ही रसूख बनेगा वो किस चीज के पैरेलल होगा, वो सिस्टमैटिक पोजीशन एनिमल की बता रहा होगा, उस स्पीशी की बता रहा होगा जिसके एंटीजन्स को आपने टेस्ट किया है। यानी कोई भी आपने एंटीजन लेके जब उसका एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो उस खास स्पीशी की पोजीशन को बताएगा टेक्सोनोमिकली कि उसको कहाँ पे रखना है, उसकी क्या पोजीशन है। मतलब हायर टेक्सोन को अगर आप फॉर एग्जांपल स्टडी करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रेसिपिटिन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पे आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तक ये क्लास ने पूरी ने ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट जो है ये 17-18 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी किधर गायब हुए हुए हैं स्टूडेंट? आज के इतने ही पता नहीं स्टूडेंट्स ने सर, बाकी क्लासेस के अटेंड किए हैं छुट्टी या मना सिर्फ रहे इस हो। क्लास में काम आए हैं? क्यों भाई, बाकी क्लासेस में भी सर ऐसे ही पहले थे? भी कम थे आज सर। सही से। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट्स के इसमें 3 तरह के पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। अब इसके मुताबिक यानी सीरोलॉजी को अगर आप देखें
तो इसके मुताबिक अब 3 चीज़ें सामने आती हैं, 3 पॉइंट्स ये आपके सामने। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है कि जो अब ये देखें कि 3 बेसिक प्रीमाइजेस आप सिस्टमेटिक सीरोलॉजी के देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला क्या है कि एंटीजन की जो कंपोजिशन होती है एनिमल्स की, वो क्या होती है कि वो उनकी नेचर को डिटरमिन कर रही होती है, जिसको आप क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। आपको पता है ना कि हर एनिमल के अंदर जो एंटीजन्स पाए जाते हैं नेचुरली, आपको ये भी याद होगा कि आप जब ब्लड सिस्टम पढ़ते आए हैं, आपने रिसेंटली शायद फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि आपके रेड ब्लड सेल्स के बाहर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स पाए जाते हैं। और ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। पढ़ा है ना आपने ये, वैसे भी आप ये पढ़ते हैं पिछली क्लासेस में। तो जो एंटीजन्स की कंपोजिशन होती है एनिमल्स की, वो क्या होती है, वो एक उनकी नेचर के मुताबिक बहुत इसेंशियल फीचर रखती है और क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनती है ना ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो अब प्रोटीन एंटीजन्स जो होती हैं, ये एक कंजर्वेटिव हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, यानी ये विरासती तौर पे महफूज की गई जो है खसूसियात हैं, जो मुसलसल नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, कि ये एंटीजन्स चेंज नहीं होती हैं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स अगर अच्छी आप यूज करें, तो आप बायोकेमिकल सिमिलैरिटी होती है, प्रोटीन सिमिलैरिटीज पाई जाती है एंटीजन्स की, आप उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं इसकी बुनियाद पे। तो इस तरह से फिर बहुत सारे सीरोलॉजिकल मेथड्स को यूज किया गया, उनको टेस्ट करने के बाद मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया गया, और इसमें बहुत सारी फिर आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपको मुख्तलिफ यहाँ पे स्पीशीज के नेम्स बताए गए हैं जिसके अंदर ये यूज थे हुए, इनको क्लासीफाई किया गया था। खैर ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए टफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब आपने नेक्स्ट जो करेक्टर करना है वो इससे आगे यहाँ से करना है, ठीक है, ये वाला बॉडी सिक्रीशंस। तो तीसरा जो करेक्टर है इसके अंदर जो आता है, जिसको यानी कि आप स्टडी कर सकते हैं या जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो है बॉडी सिक्रीशंस। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के हर ऑर्गेनिज्म को, अगर फॉर एग्जांपल आप में से अब किस किस ने जो है वो मैंगो मिली बग को देखा हुआ है, ये किसको पता है, जो गाँव में रहते होंगे उनको तो पता होगा कि आम के दरख्त के ऊपर ये मैंगो मिली बग एक वाइट कलर का पाया जाता है। जी सर, देखा देखा हुआ कभी है। स्टूडेंट्स आपने ये? जी सर। तो ये मैंगो मिली बग जो है, आपने देखा होगा इसकी स्किन जो होती है ना, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये काफी वैक्सी सी नजर आ रही होती है, मतलब ना मुलायम सी ऊपर से बाहर सी होती है इसकी स्किन। तो उसकी रीजन क्या होती है कि इसकी स्किन के नीचे जो है ना, वो बहुत सारे सुराख होते हैं वहां पे, मतलब जो नीचे मॉर्फोलॉजी, अगर आप इसके अंडर अंडरलाइंग मॉर्फोलॉजी देखें, तो वहां पे उन सुराखों में से क्या होता है, वैक्स ग्लैंड जो खास किस्म का एक पैटर्न बनाते हैं जो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। तो वो खास किस्म का पैटर्न होने की वजह से वो जो सुराख होंगे ना, वहां से ऊपर की तरफ वैक्स जब आ रहा होगा, तो ऊपर इसके एक पैटर्न वैक्स का बनेगा। तो उस वैक्स के पैटर्न को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसके नीचे मॉर्फोलॉजी इसकी किस तरह की है, इसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी किस तरह की है। और बॉडी की मॉर्फोलॉजी को आप देखते हुए बता सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशी है मैंगो मीली बग की। इट मीन्स कि मैंगो मीली बग के अंदर आप मतलब उसकी क्लासिफिकेशन इवन कर सकते हैं उसके किस चीज की बुनियाद पे, कि उसके जो वैक्स ग्लैंड है उसकी वैक्सी सिक्रीशन किस तरह की स्किन के ऊपर आ रही है, उसका पैटर्न क्या बन रहा है, उसके नंबर साइज या अरेंजमेंट जो है वो वैक्स ग्लैंड्स की, वो हर स्पीशी की एक खास किस्म की होगी। यानी नंबर भी एक तो वैक्स ग्लैंड का वेरी करेगा स्पीशी टू स्पीशीज, उसका साइज भी वेरी करेगा कि कम या बड़ा साइज हो सकता है। तीसरा क्या है कि उसकी अरेंजमेंट भी वेरी करेगी, कि जो नीचे की अरेंजमेंट हुई हुई है सुराखों की, वो खास किस्म की होगी हर स्पीशी के अंदर। तो ये वाला पॉइंट अब आप यहाँ पे इसमें देखेंगे कि बॉडी सिक्रीशंस अक्सर क्या होती हैं, बड़ी हेल्पफुल होती हैं, जिससे आप एनिमल्स को करेक्टराइज कर सकते हैं, टेक्सोनोमी में आप उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल करेक्टर में बॉडी सिक्रीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो वैक्सी सिक्रीशन वो बता रहा है कि स्केल इंसेक्ट चाहे हों या मैंगो मीली बग्स हों, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इसकी बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि वैक्स जो पैटर्न होता है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, किस चीज़ को बता रहा होता है, ये उसकी अंडरलाइंग मॉर्फोलॉजी को बता रहा होता है, कि नीचे उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की है। जो वैक्स ऊपर आई हुई स्किन के ऊपर, वो वहीं पे ही आएगी ना वैक्स जहाँ से सुराख होगा। तो जहाँ पे सुराख होगा इट मीन्स वहीं वहीं पे उसके सुराख हैं, तो एक खास पैटर्न होगा, उस पैटर्न की बुनियाद पे आप बता सकते हैं कि ये फलां स्पीशी। जैसे फॉर एग्जांपल अब वो कह रहा है कि अंडरलाइंग मॉर्फोलॉजी जो होगी वैक्स पैटर्न बता रहा जब होगा, तो उसमें आप नंबर साइज और अरेंजमेंट बता सकते हैं वैक्स ग्लैंड्स की। तो इसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, आप कांस्टेंट उसकी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आप उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब लास्ट जो फैक्टर है इसके अंदर वो है जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर्स, ठीक है ना। जो आखिरी फैक्टर है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, तो वो है जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर्स। इससे मुराद स्टूडेंट्स क्या है
आपको पता है कि हर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी अपना एक जीन्स का पैटर्न है, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोमल मिसमैचमेंट होती है अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज नॉर्मली क्रॉस कर लें। जैसे आप म्यूल के केस में पढ़ते हैं कि हॉर्स और डोंकी के क्रॉस में म्यूल बनता है, खच्चर बनता है, तो उस वो क्यों इनफर्टाइल होता है? क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल मिसमैचमेंट हो रही होती है। क्रोमोसोम्स उनके मैच नहीं ना करते, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, साइनेप्सिस नहीं प्रॉपर होंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी। तो जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर ये बताता है कि अक्सर इसमें केसेस अनयूजुअल देखे गए। यहाँ पे मैं आपको दो केसेस दिखाता हूँ। ये देखें हम स्टूडेंट्स इसमें कि ये दो स्पीशीज आप देखेंगे, एक मैलर डक देख रहे हैं, ये वाली, ये मैलर डक का ना साइंटिफिक नेम है एनस प्लेटीराइंकस। ठीक है, तो एनस प्लेटीराइंकस ये आप एक डक देख रहे हैं जो अमेरिका वाली साइड पे या यूरोप में ये पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी डक एक आप देख रहे हैं, उसका नाम है एनस एक्यूटा, यानी साइंटिफिक नेम दोनों के वेरी कर रहे हैं। तो एनस एक्यूटा का दूसरा नेम अगर आप देखें तो इसको नॉर्दर्न पिन टेल भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसकी टेल अगर आप ये देखें तो आपको तीखी सी नजर आ रही है, पीछे की तरफ पिन की तरह की ना नुकीली सी टेल नजर आ रही है। अब होता क्या है कि आपके सामने ये दो डिफरेंट स्पीशीज, एनस एक्यूटा है, एक एनस प्लेटीराइंकस, अभी आपको दो दिखाई। तो ये भी दोनों आपस में अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब एक एरिया में रख दिया जाए, हालांकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन ये इंटरब्रीड कर सकती हैं और इंटरफर्टाइल है। मतलब जो आगे इनका हाइब्रिड पैदा होगा वो भी क्या होगा, वो फर्टाइल होगा, वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये है ना एक अनयूजुअल केस। इट मींस कि बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट तो ये कहता था कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस नहीं ना हो रहा। यहाँ पे तो आपके सामने अब देखें दो डिफरेंट स्पीशी भी इवन आपस में इंटरब्रीड कर रही हैं, और वो इंटरफर्टाइल है। जो आगे हाइब्रिड पैदा कर रही है वो भी फर्टाइल है, और पता भी नहीं चल रहा कि ये हाइब्रिड पैदा हुआ है। तो इट मींस के जेनेटिक लेवल पे जो होता है स्पीशी वो होगी जो जेनेटिक लेवल पे भी क्या होगी, आइसोलेटेड होगी। तो यही जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर है। और इवन ऐसे केसेस भी देखे गए, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एक सिंगल कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो ये बताना चाह रहा है कि ऐसे फैक्टर्स भी देखे गए हैं कि एक ही स्पीशी के आगे दो सब स्पीशी पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको एक और आगे एग्जांपल देगा कि ये ड्रोसोफिला एक स्पीशी है। ठीक है, ड्रोसोफिला एक जीनस है जिसमें एक ड्रोसोफिला पेलिडी पेनिस पाई जाती है स्पीशी, उसकी आगे सब स्पीशीज हैं दो, यानी ड्रोसोफिला पेलिडी पेनिस की आगे दो सब स्पीशीज हैं। वो दोनों सब स्पीशीज जो है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती। हालांकि एक ही स्पीशी के आगे सब स्पीशी से मुराद ये है कि जैसे समझ लें कि जिसके लिए हम प्लांट्स के केस में वैरायटी का नाम दे रहे होते हैं, पौधों के केस में हम कहते हैं ना ये फलां वैरायटी है, ये आम की ये वाली वैरायटी चौंसा है, ये दुशहरी है, ये जो है लंगड़ा आम है। तो वो हालांकि है तो आम ही ना। तो ऐसे ये ड्रोसोफिला के अंदर जो है इसकी सब स्पीशी जो है वो इसकी एक तरह की वैरायटी ही है। इसके लिए हम सब स्पीशी वर्ड यूज कर लेते हैं जब हम एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं वैरायटी की बजाय। तो वो सब स्पीशी भी इवन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं। समझ आई बात की? तो इस तरह से जैसे ड्रोसोफिला पेलिडीपेनस सेंट्रैलिस एक उसकी सब स्पीशी है, एक ड्रोसोफिला पेलिडीपेनिस पेलिडीपेनस है। तो ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। कहाँ आप देखें कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज ने इंटरब्रीड की आपस में, जैसे एनस एक्यूटा और एनस प्लेटीराइंकस मैंने एग्जांपल दी, वो आपस में इंटरब्रीड कर रही हैं और इंटरफर्टाइल है। जबकि कहाँ पे एक ही स्पीशी के जो दो सब स्पीशीज हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही। तो इट मीन्स के स्टीरिलिटी फैक्टर्स जो हैं ये कोई कॉमन नहीं है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखते हैं। इसके लिए कोई खास एक क्राइटेरिया आप सेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जीनिक स्टीरिलिटी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जिसमें जेनेटिक लेवल पे आप जाके जीन्स के लेवल पे जाके देख रहे होते हैं कि क्या चेंज आता है, ये कैसे होता है। तो यहाँ पे अब देखें कि अर्ली टेक्सोनोमिस्ट वो बता रहा है कि उन्होंने देखा था कि स्टीरिलिटी जो होती है मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान पाई जाती है, कि मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान जो है वो रिप्रोडक्शन ही एक तो हो सकती है, अगर हो जाएगी तो बच्चा पैदा होगा वो स्टीराइल होता है। तो इसको हम स्पीशी क्राइटेरिया मान लेते हैं। ठीक है ना, कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज ने इंटरब्रीड कर रही, और यही बायोलॉजिकल स्पीशी की डेफिनेशन भी है। लेकिन अब यहाँ पे वो एक्सेप्शनल केसेस बता रहा है कि जो इस रूल को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे अब वो कह रहा है कि बहुत सारे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से सिर्फ एक स्टीरिलिटी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, और भी बेशुमार हैं। तो इसलिए उनको भी हमें सोचना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि एक डिस्टिंक्ट स्पीशी जो है वो आपस में क्या होता है कि जो दो डिस्टिंक्ट स्पीशी हैं, यानी दो मुख्तलिफ स्पीशी हैं, जैसे अभी मैंने आपको दो मुख्तलिफ स्पीशी दिखाई, एक मैलर्ड दिखाई और एक आपको मैंने पिनटेल दी, जिसका एक का नाम एनस प्लेटीराइंकस था, दूसरा का नाम एनस एक्यूटा था। आपने भी डक की दो डिफरेंट स्पीशीज देखी। समझ आ रही ना स्टूडेंट्स आपको बात की? जी सर। तो अब देखें इसमें कि डिस्टिंक्ट स्पीशीज होती हैं आपस में इंटरफर्टाइल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एनस प्लेटीराइंकस है,
और एनस एक्यूटा है, तो ये जो है ये आपस में इंटरब्रीडिंग कर रही हैं और इंटरफर्टाइल हैं। जबकि दूसरे केस में वो कह रहा है तो उसमें क्या होता है कि कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ देयर इज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेरिलिटी इवन बिटवीन सब स्पीशीज ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। एक ही स्पीशी की जो सब स्पीशीज हैं उनके अंदर भी स्टीरिलिटी पाई जाती है कि वो भी स्टीराइल हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड ही नहीं कर पा रही। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि सब स्पीशीज जो हैं ड्रोसोफिला पेलिडीपेनस की दो पाई जाती हैं। यहाँ पे उसने डिटेल तो नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी दो सब स्पीशी पाई जाती हैं ड्रोसोफिला पेलिडीपेनस कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें एक का नाम है ड्रोसोफिला पेलिडीपेनस सेंट्रैलिस जो अमेरिका में पाई जाती है, और दूसरी ड्रोसोफिला पेलिडीपेनस पेलिडीपेनस। यानी जो भी सब स्पीशीज होती है ना उनको आप तीन ट्राइनोमियम यानी कि रखते हैं, इनका उसका तीन हिस्सों वाला साइंटिफिक नेम होता है, दो हिस्सों वाला नहीं होता। जैसे अब यहाँ पे आप ये दो हिस्से देख रहे हैं ना कि ड्रोसोफिला पेलिडीपेनिस है, तो इसके आगे भी एक और नेम होगा, वो जो तीसरा नेम होगा ना इसके आगे वो सब स्पीशी को शो कर रहा होता है। जैसे ड्रोसोफिला पेलिडीपेनिस सेंट्रैलिस अगर आ गया तो वो एक सब स्पीशी है इसकी, अगर ड्रोसोफिला पेलिडीपेनिस पेलिडीपेनिस फिर पेलिडीपेनिस आ गया तो वो दूसरी सब स्पीशी। तो इस तरह से इसकी दो सब स्पीशीज साइंटिस्ट ने देखी, और वो सब स्पीशीज होने के बावजूद भी क्या है कि स्टीरिलिटी शो कर रही होती है। तो स्टीरिलिटी जो है इसलिए वो एक टेक्सोनोमिक करैक्टर है जिसको आपने क्या करना है डिस्क्रिमिनेशन के साथ यूज करना। मतलब ये नहीं है कि स्टीरिलिटी को आप हर जगह पे एक जैसा ही अप्लाई करें, ये हर जगह पे क्राइटेरिया अप्लाई एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अभी आपको बताया कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज जो भी इवन आपस में इंटरफर्टाइल हैं और एक ही स्पीशी की सब स्पीशी भी आपस में इंटरफर्टाइल नहीं है और वो स्टीरिलिटी शो कर रही हैं। तो इसलिए स्टीरिलिटी क्राइटेरिया जो है जो रिप्रोडक्टिव